है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार ने देर की है। नामों को सार्वजनिक किए जाने से पहले जांच जरूरी होती है, जिससे किसी की साख को बट्टा ना लगे। I don't think we are delaying it or we are becoming defensive, but what is the alternative? The alternative is by disclosing the name and making the headlines in the TV and the newspaper. Do you think that the money will be coming back? No, there has to be a process followed. It has to be proved that the people are guilty, and then only you can hold them responsible. Then only you can take the action as per whatever is the court decide. But the good thing is that the Supreme Court has taken the charge of it, and now they will be investigating. The process of investigation will be hastening. I believe that the 3rd December they have asked the SIT to give them the report that what action they have already taken. So let us not be in a hurry to be disclosing the name and demolishing the images of the people and their corporate houses. वैदिक जी, प्रेमचंद जी अभी हमारे साथ नहीं है, नहीं तो मैं ये सवाल उनसे पूछती। हालांकि मैं अब आपसे पूछ रही हूँ, उनसे यही पूछती कि एसोचैम के जो सचिव हैं डीएम रावत, वो तो किसी पार्टी से नहीं है। हालांकि वो भी यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि सरकार ने देर की है, जांच हुई है, उसके बाद अब आगे कार्रवाई की जाएगी। और यही बात एसोचैम के सचिव भी कह रहे हैं। वैदिक जी जी, मेरा तो ये कहना है कि नाम प्रकट करने का जहाँ तक सवाल है, किसी के पास बहुत पैसे हैं और वो किसी बैंक में रखे हैं, ये प्रकट हो जाने से उसकी बेइज्जती होती है क्या? उसकी तो इज़्ज़त बढ़ेगी कि भाई इसके पास 100 करोड़ रुपए हैं। बेइज्जती तो इस बात से होती है कि वो 100 करोड़ रुपए ईमानदारी से व्यापार करके कमाए हैं, कि किसी नेता के रिश्वत खाए हुए पैसे छुपाए हैं, कि टेररिस्ट ने कहीं से ब्लैकमेल करके इकट्ठा करके दे दिए हैं, या विदेशी सरकार से गुपचुप पैसे खा गए। इससे बदनामी होती है। नाम प्रकट होने से कोई बदनामी नहीं होती। नाम बिल्कुल प्रकट करने चाहिए सबके, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कम से कम 15 साल तक के खाते, सन 2000 से 2014-15 तक के, क्योंकि मार्च तक होगी ना जांच, तो 15 साल तक के सारे खातों का पूरा हिसाब हमारी सरकार के पास होना चाहिए और सिट के पास जाना चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि कब किसने कितना पैसा डाला और कहाँ से निकाला, और फिर उसका सोर्स क्या है, वो पैसा कहाँ से आया है उस बैंक में, ये देखना चाहिए। जी, सिर्फ पैसा है यही काफ़ी नहीं है। वैदिक जी, जब यूपीए शासनकाल था उस दौरान ये कहा जा रहा है कि हमने संधि कर रखी थी, हमारी कुछ मजबूरियां थी और जिसके तहत हम आगे कार्रवाई नहीं कर पाए, उस तरह नाम उजागर नहीं कर पाए। एक न्यूज़पेपर में मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई बैंक में खाता खुलवाना चाहता था तो उसे ज़रूरी नहीं है वो खुद पहुँचे, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को पहुँचा देता था, एक फैक्स कर दिया जाता था और इस तरह से पैसा जमा हो जाता था। बैंक को तो फ़ायदा ही है ना, वो थोड़ी मना करेगा कि आप पैसा मत जमा कीजिए हमारे यहाँ पर। ये सिर्फ बैंकर्स की बात नहीं है, हमारे देश के तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े से बड़े नेताओं ने खुलेआम कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं चुनाव लड़ने लखनऊ जा रहा हूँ, कोई स्टेशन पे आके मुझे कहता है कि ये 5 लाख रुपए ले लीजिए। अब मैं उससे पूछूंगा कि ये तू बैंक में से लाया है या कहीं से चुरा के लाया है कि कहीं से दबा के लाया है, कहाँ से लाया है? तो बेचारा बैंकर क्यों इनकार करेगा? बैंकर को तो फ़ायदा है जी। लेकिन हमको अगर खोज करना है, मालूम करना है कि सत्य क्या है, तो ये मालूम करना चाहिए कि उस पैसे का सोर्स क्या है। और मैं समझता हूँ एक सरकार को स्कीम जारी करनी चाहिए, जैसा शुरू में मैंने कहा कि उन सब की चल अचल संपत्ति जो भारत में है, जिनके नाम पकड़े जाएं और पकड़ने पे अपराधी पाए जाएं प्राइमा फेसी, उन सब की, उनकी पत्नी की, उनके बच्चों की, उनकी बहुओं की, उनकी बेटियों की, सब की चल अचल संपत्ति पूरी तरह से जब्त की जाएगी। ये सरकार ऑर्डिनेंस पास कर दे तो नाम आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही विकास जी के भले यूपीए संधि का हवाला देती रही है, लेकिन इस संधि के ही चलते कई ऐसे भी काम किए गए हैं जो शायद नहीं किए जाने चाहिए थे। हाँ, संधियों की भी बात बाद में आएगी। अगर सरकार इस तरह का ऑर्डिनेंस पास कर दे तो सारे नाम आपके पास अपने आप चले आएंगे। उन टैक्स हेवंस के नाम भी चले आएंगे कि जिनके नाम हमारे नेताओं ने आज तक सुने नहीं हैं और उनके पैसे वहाँ जमा हैं, वो सारे नाम प्रकट हो जाएंगे। लेकिन उसमें साथ में ये भी कह दे कि जो स्वतः अपना नाम प्रकट करेगा उसकी जो चल अचल संपत्ति भारत में है वो जब्त नहीं की जाएगी, सिर्फ उसके काले धन पर कार्रवाई होगी। जी विकास जी, आखिरी रिएक्शन आपसे। देखिए, इट्स अ ह्यूज चैलेंज और 3 pronged चैलेंज है। फर्स्ट कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, पूरी हो, एक टाइम फ्रेम में हो। सेकंड, उन लोगों पे मुकदमे जो चलाए जाएं वो पूरे हों, और जो सबसे बड़ा चैलेंज शिवानी जी आएगा
क्या हम उस रुपए को वापस अपने देश में ला पाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारी ताकतें रहेंगी जो उस रुपए को यहाँ आने नहीं देंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो टैक्स हेवन्स हैं जहाँ की इकोनॉमी, देश की सरकार, देश की पूरी जनसंख्या इन्हीं बाहर से, विदेश से आए हुए काले धन पे टिकी हुई। जी, जब सालों इंतजार किया है तो लगता है 30 नवंबर तक का और हमें इंतजार करने लेना चाहिए कि एसआईटी की स्टेटस जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या कहा जाता है। वैदिक जी आपका और विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बढ़ते हैं आगे नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 627 कालेधन खाताधारकों की सूची एसआईटी को सौंपी। 31 मार्च 2015 तक एसआईटी को पूरा करना है सूची में शामिल सभी नामों की जांच का काम। अन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा कालेधन को लेकर निशाना, कहा नाम जानने से क्या, कब तक देश में आएगा काला धन। जेठमलानी ने कहा सरकार को नहीं सुप्रीम कोर्ट को जाता है क्रेडिट। दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज। एलजी ने की सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की पहल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले नजीब जंग। राज्यसभा की रेस में अमर को मिल सकता है सपा का साथ। मुलायम के घर 16 अशोका रोड पर सीएम अखिलेश, मुलायम और अमर सिंह के बीच जारी है अहम बैठक। कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पिछले 2 दिनों से जारी मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सेना ने किया ढेर। और गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान नीलोफर। एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने 128 गांवों से करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।